Hello everyone, I welcome you all on my channel English with Shiva. So in this video we will discuss basic terminology of poetry. तो अपने आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी है पोइट्री की। देखिए सबसे पहले समझते हैं टर्मिनोलॉजी क्या होता है। टर्मिनोलॉजी बेसिकली हर एक सब्जेक्ट्स के कुछ सेलेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनको मिला के सब्जेक्ट में जो भी वर्क किया जाता है उनके यूज से किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम एनाफोरा। तो एनाफोरा क्या होता है? अ रिपीटेशन ऑफ वर्ड और एक्सप्रेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस और वर्सेस, स्पेशली फॉर रिटोरिकल और पोइटिक इफेक्ट। जो एनाफोरा क्या है? किसी भी वर्ड का और एक्सप्रेशन का रिपीटेशन होता है किसी भी फ्रेज के शुरू होने से पहले, या किसी भी क्लोज के शुरू होने से पहले, या स्टार्टिंग में जो वर्ड रिपीट होता है उसको हम एनाफोरा कहते हैं। आइए देखते हैं और इजी शब्दों में एनाफोरा की डेफिनेशन को। एनाफोरा इज द रिपीटेशन ऑफ वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव फ्रेजेस, क्लोजेस और सेंटेंसेस. That repetition is intentional and is used to add style and emphasize to text or speech. Because anaphora affects both meaning and style, you will find example of it in poetry, prose, dialogue, speeches, and song lyrics. It is a literary device with the power to emphasize meaning, add emotion, and create a sense of rhythm. देखो इजी शब्दों में यहाँ पे कितना समझाया है कि एनाफोरा क्या है? रिपीटिशन है किसी वर्ड का, फ्रेज का, किसी भी फ्रेज के द्वारा किसी भी क्लोज में जब हम स्टार्टिंग में क्या पाते हैं? रिपीटेशन पाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या पाते हैं? एनाफोरा को पाते हैं। ये क्यों यूज़ होता है? इसमें जैसे दिया गया है इमोशंस को एड पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाने के लिए या रिदम को क्रिएट करने के लिए। तो चलिए अब एनाफोरा के एग्जाम्पल देखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनाफोरा एग्जाम्पल कम्स फ्रॉम डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, आई हैव अ ड्रीम स्पीच, है ना। उनके एक स्पीच का एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिखाया है। किंग यूजेज द एनाफोरल फ्रेजेस आई हैव अ ड्रीम टू स्टार्ट 8 consecutive sentences. I have a dream that one day even the state of Mississippi will be transformed into an oasis of freedom and justice. देखो यहाँ पे आई हैव ए ड्रीम 2 बार रिपीट हुआ है और उससे अधिक बार भी जब हम स्पीच को देखेंगे उन्होंने रिपीट किया है। तो फ्रेज और रिपीटेशन ऑफ वर्ड हम किसी भी सेंटेंसेस में या किसी भी पैराग्राफ में पाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? एनाफोरा होता है, क्योंकि वो क्या दिखाता है हमें? जो एक्स्ट्रा या एडिशनल जो इमोशंस होते हैं उनको हमें दिखाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिट्रेशन। The word alliteration comes from the Latin word litera, meaning letter of the alphabet. It was first coined in Latin dialogue by the Italian humanist Giovanni Potano in the 15th century. है ना, जो alliteration word है हमारा लैटिन वर्ड लिटेरा से आया है, जिसका मतलब है लेटर ऑफ द अल्फाबेट। जो सबसे फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया है? जियोवानी पोटानो ने यूज़ किया है। कब? 15th सेंचुरी में यूज़ किया है। तो आइए देखते हैं alliteration के बारे में। Alliteration is a literary device that involves two or more words that appear close together and have the same initial stressed consonant syllable. है ना। alliteration क्या है? एक literary device की तरह भी यूज होता है जब टू और मोर वर्ड्स जो कि क्लोज हो, यानी कि एक साथ जुड़े हुए हो और सेम इनिशियल स्ट्रेस रखते हैं, कॉन्सोनेंट स्ट्रेस सिलेबल। फॉर एग्जाम्पल, गुड ग्रीफ एंड रेड रोज आर टू एग्जाम्पल। दिस रिपीट ऑफ साउंड यूजुअली इन्वॉल्व्स द सेम लेटर्स इन बोथ वर्ड्स, है ना। देख लो, यानी कि गुड ग्रीफ यहाँ पे भी दोनों वर्ड का देखो जी जी और लेटर का जो साउंड है वो सेम रिपीट हो रहा है, ऐसे रेड रोज में भी सेम रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है? एलिट्रेशन है। इनके रिपीटेशन होता है किसका? वर्ड्स का, है ना, वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा एलिगरी। एलिगरी इज नरेटिव विथ टू लेवल मीनिंग्स इन विच वन इज स्टेटेड व्हाइल द अदर इज नॉट स्टेटेड। कह रहे हैं कि एलिगरी क्या है? एक नेरेटिव है जिसमें दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग आप लोग एज इट इज देख सकते हो और दूसरा मीनिंग जो है नॉट स्टेटेड होता है, यानी कि वो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी थिंकिंग से समझना पड़ता है। तो ये एलिगरी का एग्जाम्पल देखते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ एन एलिगरी इज द नॉवल एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑवेल, because it uses animal as the main character with human characteristics. The animals revolt against the human who owns the farm, speaks of a lesson surrounded authoritarianism, oppression and tyranny. देखो, अगर आप लोगों ने ये नॉवल पढ़ा होगा, जॉर्ज ऑरवेल का जो इम्पोर्टेंट नॉवल है एनिमल फार्म, इसमें ना उसने एनिमल को यूज़ किया है। तो एक है कि जो एनिमल हैं वहाँ पे एज ए कैरेक्टर यूज़ हुए हैं, दूसरा है इन लोगों का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल,
कोई भी वहाँ पे एक किंग को दिखा रहा है, जैसे मंकी है, किंग को दिखा रहे हैं, या और भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो एक मीनिंग तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि एज़ अ कैरेक्टर इन्होंने एनिमल को यूज़ किया है। दूसरा मीनिंग क्या है, वो हिडन है ना? वो जैसे-जैसे हम नॉवल को पढ़ेंगे हम लोग समझ पाएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जो हमारा एनिमल है, वो किसी किंग को प्रेज़ेंट कर रहा है, दूसरा एनिमल हो सकता है डेमोक्रेसी को प्रेज़ेंट कर रहा हो, तो इस तरह से एक मीनिंग तो आप लोग एज़ इट इज़ समझ पाओगे, लेकिन दूसरा जो है आपको उसको समझने के लिए उस वर्क की डेप्थ तक जाना होगा और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपोस्ट्रोफी। उम्मीद है आप लोगों को ये पता होगा, ये बहुत ईजी है। एन अपोस्ट्रोफी इज अ पंक्चुएशन मार्क यूज्ड इन कॉन्ट्राडिक्शन टू रिप्लेस मिसिंग लेटर्स, है ना? जो मिसिंग लेटर्स होते हैं उनके कॉन्ट्राडिक्शंस को प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। द कॉन्ट्राडिक्शन वी विल स्टैंड फॉर वी विल विद द अपोस्ट्रोफी रिप्लेसिंग डब्ल्यू आई। इट कैन ऑल्सो शो पोजेशन एंड इन मैरीज कार द अपोस्ट्रोफी इंडिकेट्स दैट कार बिलोंग्स टू मैरी। देखो पहले अगर हम एग्जांपल देखें, तो जब हम लोग आजकल देखते हैं ना, वी विल की जगह हम लोग लिखना क्या पसंद करते हैं, WELL, है ना? तो और उसमें जो हम वो लेते हैं, गैप लेते हैं, है ना? जो हम वो हमारा क्या है यहाँ पे, अपोस्ट्रोफी है। ऐसे इन्होंने एग्जाम्पल दूसरा दिया है, मैरीज कार, है ना? मैरी के बाद लिखे हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, तो जो इंडिकेट करता है कि कार बिलोंग्स टू मैरी, कार जो है मैरी से बिलोंग करती है, यानी कि वो कार किसकी है, मैरी की है। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं एसोनेंस। एसोनेंस रेफर्स टू द रिपीटेशन ऑफ वोवेल साउंड्स, है ना? एसोनेंस क्या है, जब हम किसी भी सेंटेंस में किसका रिपीटेशन पाते हैं, वोवेल साउंड का रिपीटेशन पाते हैं, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, एसोनेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जितने भी वोवेल्स हैं, A E I O U, किसी भी सेंटेंस में हम ए का रिपीटेशन पा रहे हैं, या ई का रिपीटेशन पा रहे हैं, या आई का रिपीटेशन पा रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा एसोनेंस, है ना? देखो एग्जाम्पल, अ वेरी कॉमन लाइन, द रेन इज स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन्स, फ्रॉम द मूवी माई फेयर लेडी इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। द वर्ड रेन स्पेन स्टेज मेनली एट प्लेन्स यूज्ड इज अ सेंटेंस इन एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस, है ना? रेन ई वाला जो यहाँ पे साउंड आ रहा है, स्पेन स्टेज मेनली एंड प्लेन्स, है ना? तो यहाँ पे क्या है, एसोनेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं बीट। इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से सुनना। बीट इन पोइट्री रेफर्स टू द रिदम क्रिएटेड थ्रू रिपीटिंग पैटर्न्स ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड syllables. These repeating patterns are called feet, and one foot is often considered to be one beat. For example, Shakespearean sonnets contain 5 feet per line, है ना? क्या कह रहे हैं, बीट क्या है पोइट्री में, क्या है, जो रिदम होती है और जो उसमें स्लेबल्स होते हैं, जो उनका स्ट्रेस होता है, उसको बीट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं ना, जब म्यूजिक सुनते हैं बीट, तो बीट क्या होता है, अप्स एंड डाउन होता है ना। एक बार हम तेज साउंड सुनते हैं, दूसरी बार हम थोड़ा स्लो साउंड सुनते हैं ना। उसी तरह से पोइट्री में बीट होती है, यानी कि स्ट्रेस लेवल्स होगा और दूसरा एनी स्ट्रेस लेवल्स होगा, तो जो वो प्रोसेस होता है उसको हम बीट कहते हैं। मुख्य रूप से शेक्सपियरियन के सोनेट में हमें समझने के लिए बस एक बार सोनेट को पढ़ना होगा और हम लोग उसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं ब्लैंक वर्स। वर्ड्स रिटन इन अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर इज नोन एज ब्लैंक वर्स, है ना? लेकिन एक बात ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ब्लैंक वर्स में आयम्बिक पेंटामीटर तो होता है, यानी कि 5 फुट 10 लेवल्स तो होते हैं, लेकिन उनमें क्या नहीं होती, राइमिंग नहीं होती, ये अनराइम्ड होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, ब्लैंक वर्ड्स कहते हैं। एग्जाम्पल है देखो, हाउ स्वीट द मून लाइट स्लीप्स अपॉन द बैंक बिकम द टचेस ऑफ स्वीट हार्मनी। देखो इसमें आयम्बिक पेंटामीटर है, लेकिन उसमें क्या है, रिदम नहीं है, राइम नहीं है, इसलिए इनको क्या बोला गया है, आयम्बिक सॉरी ब्लैंक वर्ड्स बोला गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कजूरा। कजूरा have been in use in poetry since the time of ancient Greeks, if not longer, है ना? एंशियंट ग्रीक के टाइम से चला आ रहा है। इन एंशियंट ग्रीक एंड रोमन पोइट्री कजूरा वर यूज टू ब्रेक द मीटर ऑफ ए लाइन ऑफ पोइट्री ऑफन फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट, है ना? इसमें क्या होता था, ये एंशियंट टाइम से चला रहा है, ग्रीक के टाइम से चला रहा है, रोमन्स पोइट्री के टाइम से चला रहा है। ये ब्रेक क्रिएट करने के लिए, मीटर में ब्रेक क्रिएट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था, और ड्रामेटिक इफेक्ट को शो करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। What does caesura mean in poetry? The term caesura comes from the Latin cador, meaning to cut, है ना? जिसका मतलब क्या होता है, कट करना, यानी कि किसी चीज को जो जुड़ रही है उसमें कट पैदा करना। आगे हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। The caesura poetry definition is connected to the etymological history. A caesura is a break in line of poetry. These breaks can be formed by the natural gaps and pauses in speech and can also be marked by पंचुएशन, है ना? कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि पंचुएशन मार्क है, लेकिन हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाता है। गैप क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है किसी भी स्पीच में या पोइट्री में। व्हेन राइटिंग
semantic analysis, it is common to mark a caesura with a symbol. A caesura example in poetry might look like this, है ना, मैंने एग्जाम्पल यूज किया है। देखो इस तरह के जो आपने देखा होगा ना, दो स्लैशेस की तरह यूज हो रहे हैं, तो यहाँ अगर किसी सेंटेंस में ऐसे दो स्लैशेस की तरह यूज हो रहे हो और उनके बीच में जो ब्रेक है, यानी कि वो क्या है, कैजूरा है। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई लव टू हियर हर स्पीक, देखो दो आपको दिख रहे हैं ना स्लैशेस से, है ना। येट वेल आई नो दैट म्यूजिक हैड द फार मोर प्लीजिंग साउंड। These lines come from William Shakespeare's Sonnet 130 and are an example of caesura in poetry. तो इसको याद रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यासमस। क्यासमस कम्स फ्रॉम द ग्रीक लेटर CHI, जो एक्स का साउंड देता है, विच मीन्स अ क्रोज रिटोरिकल पैरेलल, है ना, जो क्या होता है, क्रोज्ड होता है। द पैरेलल फ्रॉम ए बी चेंज इनटू, देखो अगर इस तरह का पैटर्न है ए बी तो ये कैसा हो जाएगा, क्रोज्ड हो जाएगा ना, क्रॉस हो जाएगा, जैसे ABBA टू बिकम अ क्यासमस। यानी कि जब हम कहते हैं ना कि कहाँ क्रॉस चीज हो जाए किसी भी सेंटेंस में, जो फर्स्ट वर्ड यूज हुआ था वो फर्स्ट और सेकंड वर्ड कैसे हो जाए, सेकंड जो था वो हमारा फर्स्ट की जगह हो जाए और जो फर्स्ट था वो हमारा सेकंड की जगह हो जाए, तो हमारा वहाँ पे क्या होता है, क्यासमस होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, देखो यहाँ पे फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉस हो गया वर्ड, है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या है, क्यासमस है। So thank you for watching. Like, share and subscribe my channel. I hope you have enjoyed the video. Have a nice day.